याद में है। और आपको बता दो, एक ऐसे शख्स से आपको परिचय देंगे क्योंकि ये इन्होंने इतने संघर्ष किए, सभी विभागों की नौकरियों में संघर्ष किया। उस संघर्ष से उठकर एक व्यक्ति मेरे साथ आए हैं और उनसे कुछ जानेंगे कि किस तरह का संघर्ष रहा। और आज एक पोस्टर पीछे देख रहे होंगे, इस पोस्टर पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इनका परिचय जानेंगे, किस तरह का संघर्ष था इनका विद्यार्थी जीवन में और स्ट्रगल जीवन में, किस तरह का इनका संघर्ष रहा, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है जी। आपके चैनल में जितने भी दर्शक देख रहे हैं आपको और मेरे बात को सुन रहे हैं, सबको हम प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आलोक चंद्र यादव हुआ। अच्छा, अपने थोड़ा परिचय दो। हाँ, तो मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय इंजीनियर धूप नारायण यादव हुआ। मेरे बाबा का नाम स्वर्गीय रघुवर राय हुआ। और हमारा घर चोरमा पंचायत में पड़ता है, पकड़ीदाल प्रखंड में पड़ता है, मधुबन विधानसभा, शिवहर लोकसभा और जिला पूर्वी चंपारण पड़ता है, बिहार राज्य में ये सब पड़ता है। और आपके बारे में हमको थोड़ा सा जानकारी है, इसलिए आपसे सवाल करेंगे कि आप बहुत संघर्ष किए, बहुत सारे नौकरी में संघर्ष किए, टीचर में संघर्ष किए, कृषि विभाग में संघर्ष किए। किस तरह का संघर्ष रहा? सरकार के प्रति आपका क्या रुझान रहा? सरकार के प्रति क्या विरोध रहा आपका? किस तरह का संघर्ष रहा? थोड़ा आज के जो युवा है, बहुत सारे युवा तैयारी कर, उन युवाओं को थोड़ा बता दीजिए। हाँ, हम मैट्रिकुलेशन चैता हाई स्कूल से किए, 75% मार्क था मेरा। उसके बाद इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीजन से पास किए और उसके बाद मेरे पापा डेथ कर गए, तो हमें नौकरी की आवश्यकता था, तो शिक्षक बहाली। कब का समय था? कितना समय था? 2001 में 10 दिसंबर को मेरे पापा डेथ किए थे, 2001 में डेथ किए थे। तो उसके बाद 2005 में और 6 में शिक्षक बहाली आया। उस समय हमारा 7 पंचायत से मैंने मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था। उसमें एक पंचायत से हमें नियोजन पत्र तक मिला और उसके बाद हमारे जगह अवैध बहाली हुआ, जिसको लेकर हम ऊपर तक संघर्ष किए। सीएम साहब से उस समय जनता दरबार लगता था पटना में, तो वहाँ मुख्यमंत्री जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम चलता था, वहाँ भी हम मिले। शिक्षा मंत्री बिशन पटेल जी थे, वहाँ भी हम उनको आवेदन दिए और उसके बावजूद हमारा मतलब वहाँ नियोजन नहीं हुआ, क्योंकि 10 दिन उसमें समय था, 10 दिन में योगदान लेना था और 10 दिन के बाद हमें नियोजन पत्र मिला था और हमसे कम वाले को योगदान करा दिया गया था। तो सब पैसा लेकर वो ग्राम सचिव जो है और मुखिया ऐसा बहाली किए थे, तो उसमें हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ। उसके बाद हम ग्राम कचहरी सचिव बने अपने पंचायत में, तो वहाँ 2 साल से अधिक समय तक काम किए। उसके बाद भी सरपंच हमको वहाँ का पैसा नहीं मिला सरपंच के माध्यम से। उसके बाद में हम किसान सलाहकार बने 24 अगस्त 2010 को और 19 मार्च 2019 तक किसान सलाहकार 9 साल तक हम रहे। अच्छा, और आप इतना संघर्ष करके इतने नौकरियां, 2-4 जो नौकरी है उन्होंने उसके लिए संघर्ष किए। अब आप कांग्रेस के एक महासचिव बनाए गए हैं, अत्यंत पिछड़ा और अति पिछड़ा के एक महासचिव बनाए गए हैं और आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई है। और आप कांग्रेस के महासचिव हुए हैं, पहले इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा परिवार पहले से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। हमारे बाबा, हाँ, बाबा मेरे कांग्रेस पार्टी में थे। हमारे पप्पू चाचा कांग्रेस सेवा दल में प्रतिनिधि भी थे, वो पहले कार्यकर्ता थे, सदस्य भी थे। उसके बाद हमारे अभय चाचा भी पकड़ी दल के प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं लंबा समय तक पकड़ी दल का। तो कांग्रेस पार्टी से हमारा पहले से जुड़ाव था। उसके बावजूद हमें कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट महासचिव नहीं बनाया। हम पहले अपने विधानसभा के युवा कांग्रेस में अध्यक्ष बने। उसके बाद हिमांशु जी किसान कांग्रेस के अध्यक्ष थे उत्तर बिहार के, तो हमको पूर्वी चंपारण और उत्तर बिहार का मतलब संयुक्त समन्वयक बनाए। और उसके बाद 5 दिसंबर को हम पूरे बिहार के प्रदेश महासचिव बने। अनुराग चंदन जी हमको पूरे बिहार के ओबीसी का महासचिव बनाए। अच्छा सर, ये बताइए कि इस बिहार में हमको लगता है कि कांग्रेस को लोग धीरे धीरे भूलते जा रहा है, जबकि ये बहुत पुरानी पार्टी है और बहुत अच्छा, लगभग बहुत दिनों तक, इस बहुत सालों तक देश पर मतलब अपना सरकार चलाई है और धीरे धीरे पतन होते जा रहा है। इसका क्या कारण रहा है? देखिए, हमारी पार्टी का देश में 55 साल तक राज रहा है, तो कोई भी जब लंबा समय तक सत्ता में रहता है तो जनता में इस तरह का विरोधाभास रहता है कि दूसरे को भी मौका दिया जाए, तो अदर पार्टी को भी चांस मिला। लेकिन हमारा पार्टी सबसे पुराना है और हम लोग लंबा समय तक हमारी पार्टी देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। उसमें देश का सब लोग हमारी पार्टी का सपोर्टर थे, देश का जनता सपोर्टर था, तभी आज़ादी मिला। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, उसके बाद जब वोटिंग हुआ तो 55 साल तक हमारे माने कांग्रेस पार्टी का देश में केंद्र में सत्ता मतलब जनता दिया, तो 55 साल तक हमारे पार्टी का राज रहा है कांग्रेस पार्टी में। तो ये सब चीज़ है। तो धीरे धीरे देखा जा रहा है सर कि पतन होते जा रहा है, लोग एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं कांग्रेस के प्रति। लेकिन आप, हमको लगता है कि क्षेत्र के इकलौता ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के प्रति आपका रुझान है, कुछ आप करना चाह रहे हैं, कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और कुछ युवाओं को संदेश देना चाह रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से
कांग्रेस पार्टी सबसे पुराना पार्टी है तो सब लोग जानते हैं। हमारा सिंबल भी हाथ छाप है, इसको भी सब लोग जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारी पार्टी देश के भीतर कम संख्या में हुई है। पहले बहुत देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन धीरे धीरे अभी भी देश का दूसरा सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा के बाद हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। फिर भी जनाधार कम हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हमारे पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। मान लीजिए सूरज उगता है तो अस्त भी होता है, फिर उसका उदय भी होता है। हर अस्त का उदय होता है, उस उदय के बाद अस्त भी होता है। प्रकृति का नियम है। अब देश का जो भाजपा स्थिति बना दिया है कि कांग्रेस जब तक सत्ता में था हर कुछ बचाकर देश को आगे बढ़ा रहा था। उसके बाद जब भाजपा का सत्ता आया है तो मान लीजिए चाय पर चुनाव पर नहीं, चाय पे चर्चा करवाते थे मोदी जी। उसके बाद वो बोलते थे कि हम रेलवे स्टेशन पर चाय बेचे हुए हैं, तो उस नाम पे वो वोट मांगते थे। आज देश की स्थिति है कि भाई आप देश का रेलवे स्टेशन बिक रहा है, रेल बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है। देश का जो सरकारी संपत्ति और निजी हाथ में उसको बेचा जा रहा है ना। निजीकरण करने का सरकार तो इसलिए बनता है कि सरकारीकरण करे। निजीकरण करने का मतलब आप अपना उस चीज को चलाने में सक्षम नहीं है, इसलिए आप प्राइवेट व्यक्ति को सौंप रहे हैं। उससे देश को घाटा है ना। जान लीजिए हम ओबीसी के अभी अध्यक्ष है, हम ओबीसी के महासचिव है, तो हमारा और अध्यक्ष जी का बात भी होता है इसमें। तो वहाँ ये चीजें होता है कि मान लीजिए अभी जो प्राइवेट सेक्टर में आप किसी चीज को कर दिए तो वहाँ आरक्षण खत्म हो जाता है। प्राइवेट व्यक्ति तो आरक्षण नहीं लेगा ना। तो ये भी तो ओबीसी पर और पिछड़ा जाति पर मतलब आक्रमण है ना। जो चीज सरकार और मान लीजिए रेलवे ही बिक्री हुआ तो प्राइवेट होने के बाद उस व्यक्ति का हक होता है कि वो कितना मतलब लोगों से टिकट का पैसा ले, प्लेटफॉर्म का पैसा ले। और सरकार रहेगा तो सरकार तो कम से कम चीज में अपना बेनिफिट देता है, क्योंकि जनता से वोट लेना है, जनता के उससे उसका सीधा जुड़ाव है। तो ये सारी चीज तो घाटा है ना देश को। तो इसलिए कांग्रेस के प्रति लोगों में रुझान पैदा हो रहा है। 24 में कांग्रेस अच्छा वापसी करेगा, ऐसा हमको विश्वास है। अच्छा, आपका नाम आलोक चंद्र यादव है। हाँ, हाँ। और अक्सर बिहार में देखा जाता है कि जातिवाद जब तक होगा नहीं तब तक राजनीति होगा नहीं। जो भी जिस जाति से आते हैं उस जाति का नेता खोजते हैं, लेकिन आप यादव जाति के, बिहार में लालू यादव का, अभी तेजस्वी यादव का बोलबाला ज्यादा रहता है, तो आप अपने जाति को छोड़कर दूसरे कांग्रेस में क्यों जाने का कारण? क्योंकि आपकी जाति ऑलरेडी आपके पक्ष में हो सकता था, आपको कोई ना कोई पद देता। अरे तो हमें भी तो कांग्रेस पार्टी पद दिया है, और हम लोग महागठबंधन में है, हम लोग एक साथ ही ना है भाई। कांग्रेस और आरजेडी सब तो हम लोग साथ ही हैं। और जहां तक रहा मतलब जातिवाद की बात बिहार में, तो जातिवाद तो होता ही है। जो भी जिस जाति से है उससे उसको प्रेम रहता है। आपको अपने जाति से प्रेम है कि नहीं बताइए? और आपको ही नहीं, पशु पक्षी में भी देखिए, आप ये कबूतर के साथ रहता है कि नहीं, हिरन के साथ रहता है कि नहीं, चींटी के साथ रहता है कि नहीं। तो पशु पक्षी में भी अपने जाति से प्रेम रहता है। तो ये तो स्वाभाविक चीज है। ये जरूर है कि मनुष्य में क्रम और श्रम के आधार पर जातियां बना था, बांटा गया था काम, आदमी को बांटा नहीं गया था। लेकिन जाति प्रथा जो भी काम बांटा गया उससे ही जो स्नेह है जाति के बीच, वो तो स्नेह है ही। सभी जाति को कोई ना कोई काम तो मिला है ना। तो जाति प्रथा अगर खत्म हो जाएगा तो बेरोजगारी आएगा क्या? सब जाति का कोई ना कोई काम तो समाज से मिला हुआ है, और उसका उद्देश्य था कि समाज का सर्वांगीण विकास हो। सब लोग सब काम करेंगे तो सब समाज का विकास होगा क्या? तो जाति प्रथा सामाजिक व्यवस्था है, वो बुरा चीज नहीं है। और बिहार और उत्तर प्रदेश या जहाँ भी अगर जातिगत भावनाएं हैं तो अच्छी बात है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अच्छा, आप इतना संघर्ष करते हुए एक दो नौकरियां भी छोड़ दी है, और अभी आप राजनीतिक में अपना नसीब आजमा रहे हैं, तो इससे आप आज के जो युवा है उसको क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, हमारा बचपन से ही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम देश का प्रथम नागरिक बने और हमारा देश विश्व स्तर पर पहले स्थान पर आए। ये मेरा मतलब प्राकृतिक गुण कहिए या अभी बाल अवस्था का जो सोच कहिए। और इसके चलते हम बहुत क्रिटिलाइज होते थे, लोग हमसे नफरत करता था। क्योंकि आपको एकाएक राष्ट्रपति बन जाए, कुछ बन जाए तो उतना लोग नफरत नहीं करता है, लेकिन कोई बच्चा से ही अगर कहे कि हम ये बनेंगे तो उसका जो विरोधी लोग है वो तगड़ा पैदा होता है। तो इससे हमको काफी दिक्कतें आता था। मतलब ऐसा नहीं था कि ये तो मधुमक्खी का छाता जैसा स्थिति था, ये कोई फूल का गुलदस्ता नहीं था। तो हम अगर बनेंगे, जिस दिन हमें बनने का हमारा इच्छा है उस दिन लंबा संघर्ष के बाद बनेंगे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे ही बन जाते हैं, और बनने का बहुत सारा उससे पूरे देश को फायदा होगा। देश के अंतिम नागरिक को भी न्याय मिलेगा और देश के प्रथम नागरिक को भी न्याय मिलेगा। हमारे देश में राष्ट्रपति को बहुत सारा संवैधानिक अधिकार नहीं मिला है, वो कठपुतली मात्र जैसे रहते हैं, मतलब उतना राइट नहीं ना मिला है। राजा पंगु हो, मंत्री ही सब कुछ करे तो वो चीज राज चलता नहीं है। तो राजा को भी मतलब राष्ट्रपति को भी और राज्यपाल को भी अधिकार मिलने चाहिए। तो हम इसके समर्थक हैं, और इसलिए है कि भाई राजेंद्र प्रसाद हमारे बिहार के थे
और उनको जो हक मिलना चाहिए देश का राष्ट्रपति बन के उनको मिला नहीं। वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, अम्बेडकर शिल्पकार थे, अम्बेडकर दी। तो ये सर सारी मेरा बातें हैं। मेरा सवाल था कि आप इतना संघर्ष करते हुए एक दो नौकरियां भी छोड़ दी और उसके बाद में आप राजनीतिक में अपना किस्मत आजमाना शुरू किए हैं, तो इससे आप युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं देखिए हम कि आप नौकरी नहीं कीजिए, राजनीतिक नेता बन जाइए? नहीं, हम संदेश नहीं देते। हर व्यक्ति का अपना इच्छा होता है ना, जो व्यक्ति जो काम करना चाहता है अपने जीवन को कैसे निर्वहन करिएगा, आप कैसे आप कोई मार्ग बनाए हैं जहाँ जिस मार्ग पर अपने जीवन को आगे बढ़ाइएगा। हम क्यों कहें कि कौन चीज अच्छा है, कौन राजनीति अच्छा है या नौकरी अच्छा है, नहीं कर सकते। हम पढ़ने में अच्छे थे, ये सब लोग कहता है, हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, पढ़ने में बहुत ही अच्छा स्टूडेंट थे और सब लोग चाहता था कि पढ़ कर ये मतलब IAS बने, BDO SDO बने, हमारे घर के लोग बनते चाहते थे, हमारे बाबा जी चाहते थे, लेकिन हमारा इच्छा था कि हम राज्यपाल राष्ट्रपति बने। तो इसलिए हम राजनीति में ही अपना प्रयास, नौकरी करते हुए भी प्रयास किया, और नौकरी तो हमारे घर के लोग फॉर्म भर दिए, मार्क बेसिस पर होना था, हमारा मार्क बहुत ही अच्छा था तो हमें नौकरी वो सब हो गया, इसके चलते करना पड़ा। नहीं तो नौकरी के लिए हम कभी प्रयास नहीं किए, राजनीति में शुरू से ही प्रयास करते रहे हैं। चलिए मेरे साथ आपको बता दें आलोक चंद्र यादव जी हैं और यह कांग्रेस के महासचिव अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के बने हैं, और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और इनका आज हम इनका जो हाल चाल था उनको जानने का प्रयास किए। विशेष आगे जब भी मौका मिलेगा तो इनकी जो सच्चाई है, इनकी जो राजनीति का जो क्या कहते हैं इतिहास है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे, आपको आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप देख रहे थे अपना न्यूज और गरीबों का आवाज। धन्यवाद। जी धन्यवाद।